गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में क्रिटिकल फिनोमेना को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि क्रिटिकल फिनोमेना क्या होता है और क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल कांस्टेंट की कैलकुलेशन करेंगे फॉर रियल गैसेस। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोथर्म ऑफ अ वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। हम आइसोथर्म जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको हम वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। आइसोथर्म जैसा कि मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वॉल्यूम के मान याद कर लिए जाते हैं। तो अगर किसी गैस के लिए जैसे CO2 गैस के लिए समतापी वक्र याद करने हो तो CO2 के वॉन्डरवॉल स्थिरांक A, B तथा गैस स्थिरांक R के मान समीकरण में रखे जाते हैं। वह एक निश्चित ताप पर P के विभिन्न मानों के लिए V के संगत मानों की वैल्यू याद कर ली जाती है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये वंडरवॉल गैस के लिए इक्वेशन है P+A/V², फिर V-B = RT। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वंडरवॉल गैस की इक्वेशन है। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं ये वांडरवाल गैस इक्वेशन है, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई दिया गया था। अब इस इक्वेशन को खोलेंगे, हम p को v-b से इंटू करेंगे तो PV-PB बन गया। फिर A+V² को v-b से इंटू करेंगे तो आपको ये A/V-AB/V² मिल जाएगा। RT को इधर ले आएंगे तो -RT हो जाएगा और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस पूरी इक्वेशन को आप V² से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हर स्टेप को PV को भी V² से मल्टीप्लाई करोगे, PB को भी V² से करोगे, A/V को भी V² से करोगे। इस तरह से हर एक जो स्टेप हर एक पद है उसको V² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन होती है वो वॉल्यूम की त्रिघाती समीकरण होती है। त्रिघाती समीकरण का मतलब ये है कि T और P के प्रत्येक मान के लिए वॉल्यूम के 3 मान संभव है, या तीनों मान वास्तविक हो सकते हैं या एक वास्तविक और 2 काल्पनिक हो सकते हैं। इसके आधार पे CO2 का आइसोथर्म बनाया जाएगा। तो ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन के आधार पर जो आइसोथर्म बनाया जाता है वो सैद्धांतिक या कैलकुलेटेड आइसोथर्म ऑफ CO2 कहलाता है। जो पिछले लेक्चर में हमने आइसोथर्म पढ़ा था वो प्रायोगिक तौर पे प्राप्त आइसोथर्म था। तो अब इसमें हम कैलकुलेटेड आइसोथर्म बनाएंगे CO2 का और उसकी तुलना प्रायोगिक तौर पे प्राप्त आइसोथर्म से करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये CO2 के वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन में A, B और R की सहायता से बनाया गया आइसोथर्म है। बच्चों जब इसकी प्रायोगिक समतापी वक्र से तुलना की जाती है तो दोनों में काफ़ी समरूपता दिखाई देती है। आप देखेंगे कि जो प्रीवियस लेक्चर में जो आइसोथर्म बनाया गया और इसमें जो आइसोथर्म मिल रहा है वो काफ़ी कुछ तो सेम है, लेकिन कुछ अंतर भी है। प्रायोगिक समतापी वक्रों में क्षैतिज भागों के स्थान पर जो हमें ये समतापी वक्र कैलकुलेटेड समतापी वक्र मिल रहा है इसमें वेवी पोर्शन ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ये जो है ये वेवी पोर्शन ज़्यादा है। ये लहरदार पोर्शन है ना वो आपको उसमें नहीं मिल रहा था प्रायोगिक तौर पे प्राप्त समतापी वक्र में। और ऐसा होता है क्योंकि द्रव जो होते हैं उनकी मेटा स्टेबल स्टेट भी मिलती है। सॉरी बच्चों एक सेकेंड, ये इनकी मेटा स्टेबल जो अवस्था होती है उसके कारण ये फ़र्क आता है। बाकी आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये जो कर्व है वो प्रायोगिक तौर पे प्राप्त कर्व के बराबर होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है लहरदार भाग छोटा होने लगता है, अर्थात V के तीनों मान एक दूसरे के समीप आने लगते हैं। अंतिम बिंदु B पर V के तीनों मान समान हो जाते हैं। क्रांतिक ताप के ऊपर दाब के प्रत्येक मान के लिए V के एक मान वास्तविक और एक मान काल्पनिक लेते हैं।
अब बच्चों हम क्रांतिक स्थिरांक होते हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे। क्रांतिक स्थिरांक होते हैं पीसी, वीसी और टीसी। तो हम पीसी, वीसी और टीसी के मान की कैलकुलेशन करेंगे। आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतापी वक्र में बिंदु बी पर आयतन के तीनों मान समान हो जाते हैं। मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर वॉल्यूम के तीनों मान समान हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस पॉइंट पर द्रव और गैस में कोई विभेद नहीं कर सकते हैं। अतः जो पॉइंट बी है आइसोथर्म में, उस पर जो ताप दाब आयतन होता है उसे क्रमशः क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम कह सकते हैं कि जो क्रांतिक आयतन है उसमें वॉल्यूम को हम वीसी कह सकते हैं। जो क्रांतिक स्थिरांक, क्योंकि वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, क्रांतिक आयतन के बराबर। अगर मैं जो वीसी है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगी तो ये टर्म हो जाएगी v माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका क्यूब ले लेती हूँ तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। जब क्यूब फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है। ठीक है, ये त्रिघाती समीकरण मिला। तो v माइनस वी सी क्यूब को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें ये त्रिघाती समीकरण मिला। बच्चों प्रीवियस स्लाइड में आपने वंडर वॉल गैस का भी इक्वेशन का भी त्रिघाती समीकरण बनाया था। ये भी त्रिघाती समीकरण है वॉल्यूम का, ये भी त्रिघाती समीकरण है। तो हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलती है कि 3VC इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। ठीक है, तो और 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी। इसमें आपने क्या किया कि जो ये वंडरवॉल इक्वेशन थी उसमें पीसी और प्रेशर और टेम्परेचर की जगह पीसी और टीसी कर दिया, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, क्रांतिक घटना की बात कर रहे हैं। फिर हमने इन दोनों की तुलना की तो 3VC इज इक्वल टू पी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी आया, साथ ही 3VC स्क्वायर अपॉन ए अपॉन पी सी आया। तो इन दोनों के आधार पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें VC क्यूब मिला AB अपॉन PC। ठीक है बच्चों। तो अगर हम 46 और 47वीं समीकरण से देखें तो हमें VC की वैल्यू मिल गई, एक सेकेंड बच्चों, तो हमें VC की वैल्यू मिल गई 3B। ठीक है, तो VC की वैल्यू 3B मिल गई। VC का मान समीकरण 48 में अगर प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें PC की वैल्यू मिल जाएगी। और एक सेकेंड बच्चों, इसी तरह हमें TC की भी वैल्यू मिल जाएगी अगर VC और PC की वैल्यू अगर हम समीकरण 45 में प्रतिस्थापित कर दें। तो इस तरह से VC, PC और TC इसकी वैल्यू हमें वंडरवॉल कांस्टेंट और R के फॉर्म में मिली है। आप देखेंगे कि VC इज इक्वल टू 3AB है, 3B है, तो यह क्या हो गया, वंडरवॉल कांस्टेंट B आ रहा है। तो आप वंडरवॉल कांस्टेंट की हेल्प से क्रिटिकल कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल दिया जाता है, आपसे A, B, R की वैल्यू दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि क्रांतिक दाब क्या है, क्रांतिक आयतन क्या है। तो आपको अल्टीमेटली क्या याद करना है, PC, VC और TC इन तीनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं और आपको इन फॉर्मूलों को रट लेना है। इन फॉर्मूलों के बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं काफ़ी एग्जाम्स में। अब बॉयल ताप और क्रांतिक ताप में हम संबंध बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या संबंध होता है। जो बॉयल टेम्परेचर है, आप थर्मोडाइनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि बॉयल टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू A/RB होती है। ठीक है, अब आप अगर देखें क्रांतिक तापमान की वैल्यू क्या होती है, TC इज इक्वल टू TA/RB। आप बॉयल टेम्परेचर में क्रांतिक ताप का अगर भाग देते हैं तो आपको आता है 27.8 की वैल्यू, तो जो कि बराबर होती है 3.375। तो TB/TC इज इक्वल टू 3.375। तो बच्चों आपको इनमें रिलेशन पता चल गया। अगर आपको मान लो बॉयल टेम्परेचर दे रखा है और आपको क्रांतिक ताप पूछा है तो आप क्या करेंगे, 3.375 से इंटू कर देंगे। इसी तरह आपको
अगर क्रांतिक ताप दे रखा है और बॉयल टेम्परेचर पूछा है तो आप क्या करेंगे, आप क्रांतिक ताप दे रखा है और बॉयल टेम्परेचर पूछा है तो आप 3.375 का डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से बॉयल टेम्परेचर और क्रांतिक ताप होता है उसमें भी आपको एक रिलेशनशिप बताया गया है और आपको पता होना चाहिए। और ये भी रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए और ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ये क्या है, 27 आर ए बी सॉरी आर बी कट गया, तो 27/8 ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है इन दोनों का रेशो। तो इस तरह से आपने बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में रिलेशन देखा। अब हम देख लेते हैं वॉन्डरवॉल स्थिरांकों का परिकलन। आप कि अगर हमें मान लो, अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि अगर हमें वॉन्डरवॉल स्थिरांक दे रखे हैं तो हम क्रांतिक स्थिरांक निकाल सकते हैं। लेकिन उल्टा हो कि हमें क्रांतिक स्थिरांक दे रखे हैं पीसी वीसी टीसी और हमें वॉन्डरवॉल स्थिरांक निकालने हैं, तो भी हमें रिलेशन पता होना चाहिए। और ये रिलेशन होता है कि ए की वैल्यू क्या होती है 3 PC VC², बी की वैल्यू क्या होती है 1/2 VC। ठीक है, तो इस तरह से आप आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपको ए बी और आर इन तीनों के भी फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये हो गया आपका ए बी सी। आप देखेंगे बी की वैल्यू हो गई RTC/8 PC और आर की वैल्यू हो गई 8 PCVC/8 3TC और ए की वैल्यू हो गई 3 PCVC²। तो आपको ए बी और आर इनके फॉर्मूले क्रिटिकल कांस्टेंट की टर्म्स में भी पता होने चाहिए। मतलब वाइस वर्सा है, आपको अगर वॉन्डरवॉल स्थिरांक दे रखे हैं तो और आपसे क्रिटिकल कांस्टेंट पूछे जाए तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए। और मान लो आपसे क्रिटिकल कांस्टेंट दे रखे हैं और आपसे वॉन्डरवॉल स्थिरांक पूछे तो वो भी आपको आना चाहिए। बच्चों ये तीन फॉर्मूले तो क्रिटिकल कांस्टेंट के लिए और 3 फॉर्मूले वॉन्डरवॉल कांस्टेंट के लिए आपको रट लेने हैं। ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिखा रखा है, आपको अभी समझ में आएगा कि किस तरह से क्रिटिकल कांस्टेंट की सहायता से वॉन्डरवॉल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आप देखें कि इस क्वेश्चन में क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप दे रखा है 2.25 वायुमंडलीय दाब तथा -265.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको टीसी और पीसी दे रखे हैं और आपको बताना है ए बी की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो टीसी से आपने निकाल लिया कि 8 केल्विन तो हो गया टीसी। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा और केल्विन में बदलना है तो हम उसे 273 में से माइनस कर देते हैं, तो 8 केल्विन तो आ गया क्रांतिक ताप। पीसी दे रखा है 2.25 वायुमंडलीय दाब। अब तुरंत आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है। बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है RTC/8 PC। तो आर की वैल्यू आपको पता चल गई, टीसी और पीसी की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू आ गई 3.648 × 10⁻⁻² लीटर मोल इनवर्स। इसी तरह ए का फॉर्मूला है, उसमें भी टीसी और पीसी की वैल्यू रख देंगे और आपको ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से क्रिटिकल कांस्टेंट की सहायता से वॉन्डरवॉल कांस्टेंट निकाले गए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चों एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि क्रिटिकल कांस्टेंट की कैलकुलेशन करी और वॉन्डरवॉल कांस्टेंट की कैलकुलेशन की। एक दूसरे में देखा कि किस तरह से क्रिटिकल कांस्टेंट निकाले जा सकते हैं वॉन्डरवॉल कांस्टेंट की सहायता से और वॉन्डरवॉल कांस्टेंट निकाले जा सकते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट की सहायता से। साथ ही हमने बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में भी रिलेशनशिप देखा। बच्चों मैं आपको एक बार क्लियर कट करा देती हूँ कि क्रिटिकल कांस्टेंट कौन से है, पीसी, टीसी और वीसी। क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट पे पाए जाने वाले ताप, दाब व आयतन की अवस्था होती है। और वॉन्डरवॉल कांस्टेंट कौन से है, ए बी और ए बी वॉन्डरवॉल कांस्टेंट होते हैं और आर जो होता है वो गैस स्थिरांक होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।